प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। हेडिंग लिखो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखना एसिड रेन। एसिड रेन, देखो समझे ध्यान से। एसिड रेन ये टर्म दी थी, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट अगस्त। रॉबर्ट मै आया था पहले, क्या बताया था रॉबर्ट मै ने? साइंटिफिक एस्टिमेशन, अर्थ पर ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी बताई थी? 7 मिलियन, ठीक है। हाँ, और फिर मैंने कहा था रॉबर्ट अगस्त भी आएगा आगे, तो याद रखें एसिड रेन टर्म किसने दी? रॉबर्ट अगस्त ने। केमिकल रिएक्शन आप सभी को पता है, देखो ये रही इंडस्ट्रियल चिमनी, यहां से क्या रिलीज होगा? स्मोक। और ये रही बीएमडब्ल्यू, वेरी गुड, ये रही बीएमडब्ल्यू, ठीक है। ये भी क्या रिलीज कर रही है? स्मोक रिलीज कर रही है। जल्दी से स्मोक का कंपोजिशन बता दें। CO2, CO, NOx, SOx, हाइड्रोकार्बन एंड लेड। यहां पर हम कंसीडर करेंगे NOx एंड SOx। इनकी जब वाटर वेपर से रिएक्शन होती है, बताओ NOx और SOx प्राइमरी पोल्यूटेंट या सेकेंडरी? प्राइमरी पोल्यूटेंट। जब वाटर वेपर से रिएक्शन होती है, NOx से तो बनता है HNO3 और SOx से बनता है H2SO4, यानी क्या बन रहा है? एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एटमॉस्फेयर में जो एसिड बनता है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कितना परसेंट इनका कंपोजिशन है, तो आपको आंसर देना है 30% होता है HNO3, 70% होता है H2SO4। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में बनने वाले एसिड का H2SO4 और HNO3 का क्या रेशियो होगा, क्या आंसर दोगे? 7:3, ठीक है। लेकिन आपको ये वैल्यू रटनी नहीं है, ठीक है। आपको ये रटना नहीं है कि एसिड रेन के बारे में पूछा क्या रेशियो होगा, हमें 7:3 आंसर देना है, नहीं, इसको रटना नहीं है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि हमने यहां पर क्वेश्चन में H2SO4 HNO3 का रेशियो पूछा, तब तो आंसर 7:3 आ गया। लेकिन अगर HNO3 H2SO4 का रेशियो पूछ लिया जाए, तब क्या आंसर आएगा? 3:7। आई बात समझ में? तो इसे आप याद रखें। अगला पॉइंट, एटमॉस्फेयर में जो एसिड बनता है इसका डिपोजिशन दो तरीके से देखा गया है। एसिड का अर्थ पर डिपोजिशन दो तरीके से देखा गया है, एक तो है वेट डिपोजिशन और दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन, देखो नाम से ही डिफरेंस क्लियर हो रहा है। वेट डिपोजिशन यानी वाटर इंक्लूड होगा, ठीक है, और ड्राई डिपोजिशन में वाटर इंक्लूड नहीं होगा। यानी एटमॉस्फेयर में जो एसिड बन रहा है, अगर ये रेन वाटर के साथ अर्थ पर आता है, बताओ डिपोजिशन क्या कहलाएगा? वेट डिपोजिशन। यानी यहां पर जो रेन होगी वो होगी एसिड रेन। क्या कहोगे इसे? एसिड रेन। क्लियर सभी को? अब देखो ड्राई डिपोजिशन क्या होता है, इसे आप समझे। एटमॉस्फेयर में जो HNO3 H2SO4 बन रहा है, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर एड्सॉर्ब होता है। बताओ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब साइज कितना? 10 माइक्रोमीटर से कम। अगर ज्यादा है तो सेटलिएबल कहेंगे, अगर कम है तो सस्पेंडेड कहेंगे। बताओ CPCB की फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके अकॉर्डिंग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कितनी साइज? लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन के लिए ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एसिड है HNO3 H2SO4 सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर एड्सॉर्ब होता है।
देखो दो टर्म आती है, एक एड्सॉर्प्शन दूसरा एब्जॉर्प्शन। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? एड्सॉर्प्शन कहां रहेगा? सरफेस पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एसिड इन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर एड्सॉर्ब होते हैं, यानी सरफेस पर रहेंगे, ठीक है। तो देखो एड्सॉर्प्शन की वजह से ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैवी हो जाते हैं और हैवी होकर धीरे धीरे कहां पर सेटल हो जाएंगे? अर्थ पर। इस तरह का डिपोजिशन क्या कहलाएगा? ड्राई डिपोजिशन। बोलो ये दोनों क्लियर हैं सभी को? अगर वाटर के साथ आ रहा है क्या कहोगे? वेट डिपोजिशन। अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर एड्सॉर्ब होके आ रहा है क्या कहोगे? ड्राई डिपोजिशन। क्लियर है सभी को? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, अब देखो एसिड रेन अगर होता है तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा? पहला पॉइंट, एयर, वाटर एंड सॉइल कैसे हो जाएंगे? एसिडिक, बिकम एसिडिक। अगर एसिड रेन होता है तो एयर, वाटर एंड सॉइल कैसे हो जाएंगे? एसिडिक। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं, यानी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा। सेकंड पॉइंट आप याद रखें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ताजमहल। ताजमहल का स्टोन कैसा होता जा रहा है? येलो होता जा रहा है। ताजमहल का स्टोन येलो होता जा रहा है। तो देखो इसके लिए यहां पर टर्म यूज की गई है, स्टोन लेप्रोसी। क्या लेप्रोसी टर्म आपने सुनी है? लेप्रोसी डिजीज होती है, ठीक है। यहां पर स्टोन का कलर चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर स्टोन के रेस्पेक्ट में कह दिया स्टोन लेप्रोसी होता है। आई बात समझ में? कलर चेंज हो रहा है इसलिए क्या कहा? स्टोन लेप्रोसी होता है। लेप्रोसी डिजीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जगह जगह स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी स्टोन का कलर चेंज हो रहा है, येलो येलो स्पॉट वहां पर बन रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया? स्टोन लेप्रोसी हुआ है। बताओ यहाँ पर ताजमहल का स्टोन येलो क्यों हो रहा है? सल्फर की वजह से, SOX की वजह से। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी, वहां से भी क्या रिलीज हो रहा था? SOX, जिस वजह से कलर कैसा हो रहा है? येलो होता जा रहा है, यानी ताजमहल को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, रेड फोर्ट को भी नुकसान हो रहा है और रेड फोर्ट का स्टोन धीरे धीरे व्हाइट होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? व्हाइट होता जा रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस होता रहा तो वो समय दूर नहीं जब रेड फोर्ट तो क्या बन जाएगा? ताजमहल, और ताजमहल क्या बन जाएगा? गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना। क्योंकि वो येलो होता जा रहा है, ये व्हाइट होता जा रहा है। बोलो यहां पर एसिड रेन के बारे में जितना भी बताया क्लियर है सभी को? इसमें एक पॉइंट और आप समझ लें, नॉर्मल रेन वाटर। नॉर्मल रेन वाटर की पीएच बताई गई है 5.6, यानी स्लाइटली एसिडिक होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एसिड रेन वाटर की बात कर रहे हैं तो एसिड रेन वाटर की पीएच बताओ 5.6 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होती है। रहे लेस देन 5.6 रहेगा। तो यहां पर एसिड रेन के बारे में जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है बोलो सभी को क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें बेटा। वेट डिपोजिशन का मीनिंग है एसिड वाटर के साथ अर्थ सरफेस पर आएगा, ठीक है ना। वेट टर्म यूज हुई है मतलब वाटर इंक्लूड रहेगा। जैसे रेन वाटर के साथ अगर एसिड अर्थ पर आ रहा है तो इस डिपोजिशन को आप कहोगे वेट डिपोजिशन। क्लियर है बेटा?
लिख लिया क्या? कल का पेपर बहुत आसान था, देखा आप लोगों ने? इकोलॉजी से 9 क्वेश्चन थे और वो 9 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप भी करते तो आप भी 9 से ही कर देते पूरे। हाँ, बहुत आसान बेटा। जैसे एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म कैसा रिलेशन है? -0, ये पूछा गया। और 9 क्वेश्चन है इकोलॉजी से, यानी अच्छा वेटेज है टॉपिक का। नोट कर लिया सभी ने? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, नोट कर लिया क्या? जल्दी लिखो बेटा। मिटा दिया जाए, मिटा दें ये। नेक्स्ट सेकंड आता है स्मोक। बताओ स्मोक किससे मिलकर बनता है? स्मोक प्लस फोक। और 2 टाइप के स्मोक मैंने आपको बताए थे, बोलो क्या क्या पढ़ने हैं? लॉस एंजलिस स्मोक एंड लंदन स्मोक। लॉस एंजलिस स्मोक का कंपोजिशन आप सभी को पता है, पान O3NO2। बताओ पान की फुल फॉर्म क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। समझे? स्मोक प्लस फोक। स्मोक टर्म दी थी, साइंटिस्ट का नाम है डेसवॉक्स। और स्मोक का मेजरमेंट जिस मेथड से होता है उसका नाम है रिंगलमैन मेथड। कौन सा मेथड है? जिंगल बेल नहीं, रिंगलमैन मेथड। देखो ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में भी नहीं है, यानी ये अभी तक पूछा नहीं गया, बस ये नाम मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसलिए आपको लिखाया गया है। ये नाम आप याद रखें, अगर एग्जाम में आता है कि स्मोक का मेजरमेंट किस मेथड से होगा, क्या आंसर दोगे? रिंगलमैन। फर्स्ट, लॉस एंजलिस स्मोक, इसी को कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये टर्म आपको बताई थी लास्ट क्लास में। इसी को कहा जाता है लाइट इंड्यूसिंग स्मोक और इसी को कहा जाता है
ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये इसके कुछ नाम हैं, 4 नाम हैं, इनका मीनिंग भी आप याद रखें। देखो केमिकल रिएक्शन कहां पर हुई थी? लॉस एंजलिस में। तो वहां पर केमिकल रिएक्शन के दौरान स्मोक बना था, इसलिए क्या नाम दिया? लॉस एंजलिस स्मोक। अगर कोटा में स्मोक बने तो क्या कहोगे? कोटा स्मोक। ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई थी लाइट की प्रेजेंस में हुई, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हुई, इसलिए लाइट इंड्यूसिंग स्मोक भी कहा गया, फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा गया। फोटो मतलब भी क्या होता है? लाइट। ठीक है, ये दोनों टर्म क्लियर सभी को? केमिकल रिएक्शन के दौरान यहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है, इसलिए क्या नाम दिया गया? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ठीक है, समझे? केमिकल रिएक्शन आप सभी को पता है। ये रही सेकंड कार ओडी, ये रही ओडी। अब देखो ये भी यहां पर इधर उधर ओडी दौड़ा रहा है, क्या रिलीज करेगी? स्मोक। जल्दी से कंपोजिशन बता दो। CO2, CO, NOx, SOx, हाइड्रोकार्बन लेड। आप सभी को पता है हम यहां पर कंसीडर करेंगे हाइड्रोकार्बन प्लस NO। याद आया? इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से, फोग की प्रेजेंस में, लाइट की अवेलेबिलिटी में। अब लाइट अवेलेबल होगी तो बताओ टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसे समर स्मोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हाइड्रोकार्बन NO अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फोग की प्रेजेंस में लाइट अवेलेबल है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो यहां पर रेडिश ब्राउन कलर का स्मोक बनेगा। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का स्मोक बनेगा, जिसका कंपोजिशन है पान O3NO2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। पान की फुल फॉर्म क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और यहां पर जो ओजोन है, बताओ ये ओजोन गुड ओजोन है, बैड ओजोन? बैड ओजोन। इसे बैड ओजोन क्यों कहा गया? क्योंकि ये पोल्यूटेंट है। बैड ओजोन क्यों कहा गया? क्योंकि ये पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन कोज करती है। आपसे पूछा जाए, बताओ ये ओजोन ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी या स्ट्रेटोस्फीयर में? ट्रोपोस्फीयर। वेरी गुड। स्ट्रेटोस्फीयर में तो गुड ओजोन मिलती है जो यूवी लाइट से हमारी प्रोटेक्शन करती है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फीयर, जहां पर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है। तो ये जो ओजोन है ये आपको कहां पर मिलेगी? ट्रोपोस्फीयर में। यहां पर पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करती है, पोल्यूशन कोज करती है, इसलिए बैड ओजोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर जो स्मोक बना ये बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, इसे आप कहोगे रेडिश ब्राउन स्मोक। देखो कलर के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस तरह से आएगा। केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के दौरान रेडिश ब्राउन कलर का स्मोक बना, बताओ कंपोजिशन क्या होगा? तो आपको आंसर टिक करना है जिसमें पान O3NO2 दिया हो सकता है यहाँ SO2 मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर O2 लिखा हुआ आ जाए। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में अलग अलग कंपोजिशन होगा, आपको कौन सा टिक करना है? पान O3NO2। याद रहेगा? चलो, अब लॉस एंजलिस में जब ये स्मोक आया था, इसने वहां पर क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या इफेक्ट हुए? पहला, आईज में इरिटेशन हुआ, यानी ये स्मोक आंखों में एंटर किया। रेडिश ब्राउन कलर का स्मोक था, रेडिश ब्राउन कलर की एयर थी, चारों तरफ ये स्मोक फैल गया। जब ये आंखों में एंटर हुआ तो इसकी वजह से आंखों में इरिटेशन होने लगा, आंखों में जलन होने लगी। इस स्मोक को जब इनहेल किया गया, इस स्मोक को जब इनहेल किया गया तो इसने लंग्स को भी नुकसान पहुंचाया। आई बात समझ में? आईज में इरिटेशन हुआ और लंग्स भी अफेक्टेड हुए। सेकंड पॉइंट देखो, यहां पर बन रहा है पान। आपने प्लांट फिजियो पढ़ी है 11th में, और वहां पर फोटोसिंथेसिस के दौरान बताया होगा ये जो पान है ये फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर होता है। अब कैसे इनहिबिट करता है ये भी आप समझें। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान
दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक पीएस फर्स्ट एक पीएस सेकंड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पीएस सेकंड चल रहा होता है, आपने जेड स्कीम पढ़ी होगी, ठीक है, तो पीएस सेकंड के दौरान वोटर का फोटोलिसिस होता है, यानी वोटर का ब्रेकडाउन होता है, और वोटर का ब्रेकडाउन होने के दौरान वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे साइकिल में मूव करता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, एटीपी एनएडीपीएच2 बनते हैं, पढ़ा है आपने। लेकिन अगर मान लो किसी एरिया में पान बन रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर होता है, ये फोटो सिस्टम सेकंड के दौरान इनहिबिट करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इनहिबिट फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ब्लॉक हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है पान क्या है? फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर होता है। आगे बात समझ में? थर्ड पॉइंट, यहां पर जो ओजोन बन रही है, अगर मान लो स्मोक के साथ ये ओजोन हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, तो स्मोक हम ये जो ओजोन है ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को रिजिड बना देती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन को कैसा कर दिया? रिजिड। आप जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, ठीक है, लेकिन ओजोन ने म्यूकस मेम्ब्रेन को रिजिड कर दिया, और इस ओजोन की वजह से कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखी गई। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल वहां पर देखा गया एम्फाइसेमा। लोगों में जो प्रॉब्लम देखी गई वो कौन सी थी? एम्फाइसेमा। नाम सुना होगा आपने, क्या होता है एम्फाइसेमा? हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि इसकी वजह से, ओजोन की वजह से एल्वियोलाई को नुकसान होता है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होने लगती है, इससे लंग्स का सरफेस एरिया कम होता है, तो हमें जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिल पाती, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इसे शॉर्ट ब्रीथनेस भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो वहां पर लॉस एंजलिस में इस स्मोक की वजह से, इस कंपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट देखे गए, उनमें से मेन पॉइंट मैंने आपको यहां पर नोट करा दिए। बोलो क्लियर है सभी को? लॉस एंजलिस स्मोक क्लियर है? केमिकल कंपोजिशन याद रखना, कलर याद रखना, और किन की केमिकल रिएक्शन होती है ये जरूर आप याद रखें। पान का रोल याद रखना, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और ओजोन का रोल याद रखना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। याद रहेगा सभी को? चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है लंदन स्मोक। इसी को कहा जाता है कोल इंड्यूसिंग स्मोक, इसी को कहा जाता है सल्फर स्मोक, इसी को कहा जाता है रिड्यूसिंग स्मोक, और इसी का एक फेमस नाम और है, इसे 5 डेज स्मोक भी कहा गया। 5 डेज स्मोक, किसी भी नाम से पूछा जाए समझ जाना लंदन स्मोक की बात हो रही है। अब 5 डेज स्मोक क्यों कहा गया? तो देखो 1952 में जब लंदन में ये स्मोक आया था, इसकी डेट बताई गई है, ये 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इसने वहां पर नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा तबाही मचाई इन 5 दिन के अंदर, इसलिए इसको क्या कहा गया? 5 डेज स्मोक। अब कोई ये ना कहे कि सर 9 - 5 तो 4 होता है, ये 5 है, ठीक है, इसलिए कहा गया 5 डेज स्मोक। लंदन में केमिकल रिएक्शन हुई, वहां पर स्मोक बना, इसलिए नाम दिया गया लंदन स्मोक। अब देखो वहां पर ये जो स्मोक बना था, ये बना था SOX की वजह से। किसकी वजह से बना था? SOX। और आप जानते हैं SOX कहां से रिलीज होता है? मेनली एक तो वेहिकुलर स्मोक, दूसरा कोल बर्निंग, ठीक है। तो यहां पर इस टाइम पीरियड के दौरान इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सेस में कोल यूज किया गया, यानी बहुत ज्यादा कोल बर्निंग की गई, जिस वजह से SOX रिलीज हुई, ठीक है। तो कोल बर्निंग की वजह से हुआ, इसलिए कहा कोल इंड्यूसिंग। SOX की वजह से हुआ, इसलिए कहा सल्फर स्मोक। वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो कहा ऑक्सीडाइजिंग स्मोक,
यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होती है, इसलिए कहा गया रिड्यूसिंग स्मोक। और 5 डेज क्यों कहा गया, ये तो आपको पता ही है। बोलो कब से कब तक, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जैसे 5 दिसंबर को आया और 9 दिसंबर को पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसने मेनली इन 5 दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और फिर धीरे 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 ये कम होता चला गया और फाइनली कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन समझे। कोल बर्निंग, कोल बर्निंग की वजह से यहां पर क्या रिलीज हुई, एसओएक्स। एसओएक्स की वोटर वेपर के साथ रिएक्शन हुई, फोग की प्रेजेंस में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहेगा, इसे विंटर स्मोक कहा जाता है। इसको क्या कहा गया था, समर स्मोक। इसको क्या कहा जाता है, विंटर स्मोक। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसकी वजह से यहां पर वेपर बनी थी H2SO4 की। किसकी वेपर बनी, H2SO4। और आप जानते हैं H2SO4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वेपर एयर में बनी। और आप जानते हैं सल्फर की वजह से कौन सा कलर आता है, येलो कलर। यानी ये जो स्मोक बना था ये था येलो कलर्ड स्मोक। तो कलर के बेसिस पर पूछा जाए, बताओ रेडिश ब्राउन स्मोक का कंपोजिशन क्या है, क्या आंसर दोगे, पान O3NO2। येलो कलर स्मोक में क्या बनती है, वेपर ऑफ H2SO4। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एयर बनी, येलो कलर की एयर बनी, इनहेल किया गया, सांस लिया, सांस के साथ अंदर गई, इनहेल किया गया, इसकी वजह से वहां पर बहुत नुकसान हुआ। 1952 में लंदन स्मोक की वजह से 4000 ह्यूमन की डेथ हो गई थी। यानी इन 5 दिनों का डेटा है ये, 5 दिनों में 4000 ह्यूमन की डेथ हुई थी। धीरे धीरे ये कंट्रोल होता चला गया और इसके 1 वीक बाद तक भी ह्यूमंस की डेथ होती रही। यानी शुरुआत में तो 4000 की ही डेथ हुई थी, इसके 1 वीक बाद 8000 ह्यूमन की और डेथ हुई थी वहां पर। ठीक है, तो आप याद रखें, ये हमारे सिलेबस में दिया है 4000, इसे आप याद रखें। बोलो ये केमिकल रिएक्शन याद रहेगी। नेम के मीनिंग सभी को क्लियर है और इफेक्ट आपके सामने है। कितने ह्यूमन की डेथ हुई थी, 4000। ये यहां पर कंप्लीट हुआ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसमें हमने एसिड रेन पढ़ा और 2 टाइप के स्मोक पढ़े, लॉस एंजलिस एंड लंदन स्मोक। क्लियर सभी को, लिख लो जल्दी से।
फर्स्ट वाला मिटा दिया जाए क्या? ये वाला मिटा दूं क्या इधर से पूरा? जिन्होंने लंदन स्मोक भी नोट कर लिया है वो हेडिंग लिखेंगे स्पेशल पॉइंट्स। उसमें पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको। यहां से एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। और जो भी मैं यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए लिख रहा हूं वो आप मेरे साथ ही नोट कर लें और फिर उसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक साथ समझाया जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ ही नोट करें। जो स्टूडेंट ऑनलाइन हैं वो भी नोट करें बेटा। लंदन स्मोक नोट कर लिया सभी ने? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है लंदन स्मोक लिख लिया क्या बेटा? कोस्ट इंड्यूसिंग नहीं बेटा, कोल इंड्यूसिंग है, COAL, कोल इंड्यूसिंग। उसके बाद लिखा है सल्फर स्मोग, फिर रिड्यूसिंग स्मोग, फिर 5 डेज स्मोग।
2002 और वहां से लेकर प्रेजेंट की वैल्यू भी लिखी गई है। बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे आप नोट कर लें। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल लिखा है, सी लेवल के वहां लिखा है 1 to 2 mm। चलो इसको समझते हैं। स्पेशल पॉइंट पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लें। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको आप समझें। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है। ये होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हो जाए -18 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हम सरवाइव कर पाएंगे क्या? नहीं, यानी नुकसान होगा। तो यहां पर मैंने कहा नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है, होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। लेकिन एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिस वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? ग्लोबल वार्मिंग। ये भी हमारे लिए नुकसान करेगा। ठीक है, यानी होना चाहिए लेकिन लिमिट में। अब देखो समझें, यहां पर लिखा है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब है इस तरह से ग्लास का बना हुआ एक हाउस होता है। ठीक है, एक बड़ा हाउस होता है, यहां पर बोर्ड पर तो हमने छोटा बनाया है। ग्लास का बना हुआ एक हाउस होता है जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। यहां पर प्लांट्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो कराया जाता है। यानी प्लांट्स को यहां पर आप विंटर सीजन में ग्रो कराते हो। मेनली कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, क्योंकि ऐसे प्लांट जिन्हें टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप जानते हो विंटर सीजन में सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है और प्लांट को टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसे कहां पर ग्रो कराया जाता है? इस ग्रीन हाउस में ग्रो कराया जाता है। यहां का कॉन्सेप्ट आप समझें। देखो सन से लाइट आ रही है, तो ये लाइट यहां से पेनिट्रेट करके अंदर तो आ जाती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से यहां का टेम्परेचर होती है। आप यहां पर सामने लिख लेना, एक पॉइंट लिखो इस डायग्राम के सामने। प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, प्लांट ग्रोथ इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, इसे आप कहोगे फाइटोट्रोन।
लिख लो वहां पर एरो बनाकर सामने, फाइटोट्रोन। ये एक बार पूछा जा चुका है। प्लांट ग्रोथ इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, क्या कहोगे? फाइटोट्रोन। यानी प्लांट को कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो कराना कहलाता है फाइटोट्रोन। यानी यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे मान लो आपने अपनी कार को धूप में पार्क कर दिया, चारों शीशे चढ़ा दिए और कार बंद कर दी है। बताओ थोड़ी देर में क्या होने लगेगा? गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, एम्स नीट सब जगह पूछा जा चुका है यहां से। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। टोटल 8 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना रोल करती है, पार्टिसिपेशन करती है। टोटल 8 है। बताओ क्या क्या है? CO2, CH4, CFC, N2O, SO2, O3, वाटर वेपर एंड NO2। टोटल कितनी है? 8। ये 8 नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, मान लो आपको कोई भी 10 गैसेस क्वेश्चन में दे दी, 10 गैसेस कोई सी भी हो सकती है। अब आपसे कहा जाएगा इन 10 में से कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको ये 8 गैसेस पता है। आई बात समझ में? अगर आपको ये 8 नाम पता है तो आप आसानी से उन 10 गैसेस में से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। और जितनी भी दी होगी, जैसे मान लो 10 गैसेस में से 5 ग्रीन हाउस गैसेस वहां पर दी हैं, तो आप आसानी से फाइंड करके आंसर टिक कर दोगे 5। ठीक है, कर लेंगे। बताओ क्या क्या है, पढ़े सभी। CO2, CH4, CFC, N2O, SO2, O3, वाटर वेपर एंड NO2। इनमें से ये 4 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका रोल ज्यादा है। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कितनी? 4। टोटल कितनी? 8। अब देखो इनका रोल आप समझें। यहां से एम्स और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का। टोटल का कितना परसेंट रोल है? 60%। CH4 का लगभग कितना परसेंट रोल है? 20%। CFC का रोल है 14% और N2O का रोल है 6%। ये वैल्यू आप जरूर याद रखें, ये पूछी जा चुकी है। जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो आपको ये गैसेस मिलेगी और इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे CO2 के सामने लिख दिया 20%, बोलो सही है क्या? CH4 के सामने लिख दिया 14%, बोलो सही है क्या? CFC के सामने लिख दिया 20%, बोलो सही है क्या? N2O के सामने लिख दिया 6%, बोलो सही है क्या? यस, ये सही होगा। ठीक है, कर लेंगे इसे। ये कंपोजिशन आप अच्छे से याद रखें, बिना देखे बताओ CO2 का कितना रोल है? CH4 20%, CFC 14%, N2O कितना? 6%। यानी मेनली रोल इन 4 गैसेस का ही है। बाकी जो 4 हमने नीचे लिखी हैं इनका माइन्यूट रोल होता है। आगे बात समझ में? अब यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझें। ये हमारी अर्थ सरफेस और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने अर्थ के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बना दी और मेन ग्रीन हाउस गैसेस मैंने यहां पर लिख दी। देखो CO2, CH4, CFC, N2। यहां तक क्लियर? देखो सन की पोजीशन, सन से लाइट आ रही है, याद रहे सन से आने वाली लाइट का 1/4 पार्ट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सन से आने वाली लाइट का कितना पार्ट? 1/4 एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सन से आने वाली लाइट का 1/4 पार्ट ही एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 1/4 तो रिफ्लेक्ट हुआ, 1/4 एब्जॉर्ब हुआ, कितना बचा? हाफ पार्ट। कितना बचा? हाफ पार्ट। यानी टोटल लाइट का हाफ पार्ट ही हमारी अर्थ पर आता है। और यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है ये लो वेवलेंथ वाली लाइट को आने देती है, हाई वेवलेंथ वाली लाइट को वापस बाहर जाने नहीं देती। एनसीईआरटी ने क्या कहा? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है लो वेवलेंथ वाली लाइट को तो आने देती है, हाई वेवलेंथ वाली लाइट को वापस बाहर जाने नहीं देती।
तो देखो कॉन्सेप्ट समझे। अगर वेवलेंथ कम है तो बोलो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, लेयर को पेनिट्रेट करके कहां आ जाएगी, अंदर की तरफ। और जब ये आकर अर्थ सरफेस से टकराती है, अर्थ सरफेस से टकराने की वजह से यहां पर एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इनवर्सली है, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यानी जब टकरा कर वापस जा रही होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है, एनर्जी कम होने की वजह से वेवलेंथ बढ़ जाती है। और एनर्जी कम हो गई है मतलब पेनिट्रेशन पावर कम हो गई है, तो पेनिट्रेट करके वापस बाहर नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर इसे एब्जॉर्ब करती है और हीट की फॉर्म में वापस कहां रिलीज कर देती है, अर्थ सरफेस पर, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और अगर ये कंडीशन लगातार होती रहेगी तो बोलो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार फिर से सुन लो। ये हमारी अर्थ सरफेस, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर हमने बना दी। सन से लाइट आ रही है, बताओ कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, 1/4। कितना एब्जॉर्ब होता है, 1/4। कितना अर्थ पर आता है, हाफ। ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर कौन सी लाइट को आने देती है, लो वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा पेनिट्रेट करके अंदर आएगी। लेकिन जब अर्थ सरफेस से टकराती है, एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। यानी रिफ्लेक्ट होकर जब जा रही है, वेवलेंथ ज्यादा है, यानी हाई वेवलेंथ की लाइट को वापस बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस हीट की फॉर्म में कहां रिलीज कर देती है, अर्थ सरफेस पर। इस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो फिर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको पता है, अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होने में सबसे ज्यादा कौन सी गैस ने रोल प्ले किया, CO2, 60%। तो देखो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखो 1956 में कितना था, 280 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, जो बढ़कर 2002 में कितना हो गया, 368। और प्रेजेंट में लगभग कितनी वैल्यू बताई जा रही है, 419। यानी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और बताओ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्यों बढ़ती है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, कोल बर्निंग हो रही है, पेट्रोल डीजल की बर्निंग हो रही है, इस वजह से CO2 बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। आई बात समझ में। तो बताओ अगर इसी तरह से ये कंसंट्रेशन बढ़ती रही तो हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा। कहा गया है कि अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, कितना बढ़ गया, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो आपको पता है हमारे जो पोलर एरिया है, जहां पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस कैप की फॉर्म में जो बर्फ जमा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, मेल्ट होगी। मेल्ट होगी तो वाटर कहां पर आएगा, वाटर बॉडी में आएगा, यानी सी लेवल बढ़ जाएगा, आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे। यानी जो ह्यूमन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर रहने गए थे, बोलो निपट जाएंगे या नहीं, ठीक है ना। तो हम उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो 20th सेंचुरी में जब मेजरमेंट किया गया, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। कितना बड़ा है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बढ़ चुका है, यहां तक पहुंचना बाकी है, ठीक है, इतना तो बढ़ चुका है, यहां तक पहुंचना बाकी है। अगर ये यहां से यहां पहुंच गया तो हम भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और सी लेवल देखो, सी लेवल ये पर ईयर 1 to 2 mm इंक्रीज हो रहा है, यानी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताओ इसे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं, ग्लोबल
वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग होने नहीं देना है। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? जब ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? इन गैसेस की वजह से। अगर इन गैसेस के रिलीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होगा। इसके लिए हर साल अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग होती है, सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर बुलाया जाता है, एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, सिग्नेचर किए जाते हैं। यानी हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो जो मीटिंग होती है उसको कहा गया सीओपी। पहले तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, जहां आपने ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल लिखा हुआ है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, और सीओपी की फुल फॉर्म लिख लें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लाओ मॉड्यूल दे दो। मॉड्यूल में पेज नंबर 55 निकाले, 3 नंबर निकालो बेटा, पेन भी दे देना। 55 पेज नंबर 55। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वो भी मॉड्यूल में पेज नंबर 55 निकालें। यहां पर एक टेबल बनी हुई है जिससे 3 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेज नंबर 55। देखो इसमें सेकंड नंबर जो दिया है COP3, यहां लिख लो नीट 2013। नीट 2013 ये अभी बताऊंगा बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम यहां पर समझ रहे हैं। जब यहां पर जो सेकंड नंबर है ये तीसरी मीटिंग है। COP3 लिखा है ना, COP3 का मतलब ये थर्ड मीटिंग है। इसके पहले 2 मीटिंग और हुई थी लेकिन वहां पर एग्रीमेंट फेल हो गया था। पहली बार ये सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी, थर्ड नंबर मीटिंग। तो ये 2013 में पूछा गया। COP3 1997 में हुआ था। कहां पर हुआ? जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। तो उसी के नाम पर इस एग्रीमेंट को नाम दे दिया क्योटो प्रोटोकॉल। इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपको आंसर देना होगा कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या ऑप्शन में आपको मिल सकता है कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कह दो, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कह दो, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज को कंट्रोल करने के लिए कह दो, एक ही बात है। पेज नंबर 89 पर आए हैं। 2013 में पूछा गया। 94 नंबर देखो, 94। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स्ड एट, बोलो क्या आंसर जाएगा? COP3 आ चुका है। वापस पेज नंबर 55 पर आए। यहां पर हाँ, ये ईयर याद रखना बेटा, ठीक है ना, ईयर याद रखना, ये पूछे जा चुके हैं, इसी बेसिस पर आया है। तो फोर्थ नंबर जो COP17 यानी 17 नंबर की मीटिंग है, यहां पर लिखो AIPMT 2015। AIPMT 2015 ये 2011 में मीटिंग हुई थी। कहां पर? डरबन, जो कहां है? साउथ अफ्रीका। देखो पूछा गया है। पेज नंबर 91 115। The UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2011 was held in साउथ अफ्रीका। ठीक है, वापस पेज नंबर 55 पर आए। फिफ्थ नंबर COP18, यहां पर लिखो री AIPMT 2015। यानी 2015 में 2 बार आया इस टेबल से, पहले आया फिर दोबारा से हुई तो फिर से पूछा गया, और पहले 2011 का पूछा, उसके बाद 2012 पूछ लिया गया। कहां पर हुआ था? दोहा, कतर में। आ जाओ पेज नंबर 93 पर 134। The UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2012 was held at दोहा। ठीक है, तो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, और 2015 के बाद से अभी तक नहीं आया। लास्ट 2015 में आया था,
उसके बाद अभी तक नहीं आया, हो सकता है जब आप लोग एग्जाम दो उस टाइम पर आ जाए। आ सकता है ना, काफी टाइम हो गया टेबल से पूछा हुआ, 3 बार आ चुका है और बहुत टाइम हो चुका है, अब तक नहीं पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इस साल आप जब एग्जाम दोगे तब आ जाए। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। अब देखो ये 6 नंबर 7 नंबर ये सब आपको याद रखने हैं। इनकी डेट, आपको पूरी डेट याद मत रखना। अब तो इनका जो ईयर है, जैसे 2013 14 में कहा हुआ, 15 में कहा हुआ, ये जरूर आप याद रखें। नीचे आप 13 नंबर भी लिख लो। 13 नंबर COP 26, डेट लिख लेना 31 अक्टूबर से ये मीटिंग रहेगी 12 नवंबर के बीच। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 में। और मीटिंग कहां पर होगी? ग्लासगो, GLASGOW, ग्लासगो। ये कहां पर है? स्कॉटलैंड। ग्लासगो कोमा लगाकर लिख लेना, स्कॉटलैंड में ये मीटिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो देखो 2019 में हुई, 2020 में कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि मीटिंग होने लायक भी नहीं थी ना, कोरोना था, कैसे मीटिंग होती। और अब 2021 में मीटिंग होने वाली है। ये भी तब पॉसिबल होगी जब थर्ड वेव ना आए। अगर उस टाइम पर, मीटिंग के टाइम पर थर्ड वेव आ गई तो फिर ये भी कैंसिल होगी, ठीक है ना। तो आप फिलहाल अभी आप याद रखना कि ये मीटिंग होने वाली है, कहां पर होने वाली है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होने वाली है, ठीक है। बोलो याद रहेगी टेबल? कोशिश करना रोजाना एक एक दो दो आप याद करें। अब इसमें एक पॉइंट बचा है, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इसको समझें। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ेगी। अगर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है तो बताओ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा एक लिमिट तक ही होगा, बट अप टू अ लिमिट, यानी ऐसा कुछ सालों के लिए ही होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स का रोल है। तो अगर एंजाइम्स है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, यानी CO2 की बढ़ती हुई कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लांट जो रेस्पॉन्स यहां पर शो कर रहा है, यानी प्लांट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से प्लांट ने जो रेस्पॉन्स शो किया है वही रेस्पॉन्स क्या कहलाएगा? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। बोलो ये पूरा कॉन्सेप्ट आसान है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग याद रहेगा सभी को? लिख लिया क्या यहां तक? जल्दी इसको नोट करें। और फिर सेकंड हेडिंग लिखना, ओजोन डिप्लीशन। लास्ट में मैंने 13 नंबर लिखा है ना बेटा? बेटा 13 नंबर, हाँ बता रहा हूं, 13 नंबर इसकी आप डेट लिख लो, 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 में ये मीटिंग होने वाली है, जो कहां पर होगी? वेन्यू ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो एक तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस वाला पार्ट, वहां वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे।
एक ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल। ठीक है, ये दो जगह है जहां से क्वेश्चन आने का चांस है, और कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया सभी को। जो ऑनलाइन है बेटा, विजिबल है बोर्ड क्लियरली? इधर उधर स्लाइड तो नहीं करना। ओजोन डिप्लीशन, अप टू अ लिमिट का मीनिंग है बेटा कि एक टाइम तक ही फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, कुछ सालों तक ही ये प्रोसेस बढ़ेगी, क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ने की वजह से एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होने लगेगी, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम हो जाएगी। जूम इन जूम आउट तो नहीं करना ना? जूम करना है क्या को बताओ? ठीक है बेटा, ब्लर तो हो सकता है आपकी जगह पर जहां आप रहते हो वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ब्लर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे ओजोन डिप्लीशन, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ओजोन डिप्लीशन से कल क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन डिप्लीशन से क्वेश्चन आया था कल, और क्या आया था अभी लिखाऊंगा आपको, बहुत सिंपल था। लिखो पहला पॉइंट, ओजोन डिप्लीशन में लिखो लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, एरो बनाकर सामने लिखना ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहां मिलती है? ट्रोपोस्फियर। बताओ ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन मिलती है वो गुड ओजोन है या बैड ओजोन? बैड ओजोन। लिख लो वहीं पर बैड ओजोन, ब्रैकेट में लिख लेना पोल्यूटेंट, क्योंकि ये पोल्यूटेंट है। सेकंड लाइन में लिखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, एरो बनाकर सामने लिखेंगे स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। पहला पॉइंट था लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, एरो बनाकर लिखना था ट्रोपोस्फियर, और वहां पर लिखना था बेड ओजोन। सेकंड पॉइंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर। उसके पास में ब्रैकेट में लिख लो 16 टू 25 किलोमीटर अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से आप 16 टू 25 किलोमीटर अबव जाते हो तो आपको एटमॉस्फेयर की जो लेयर मिलेगी वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बताओ इसे गुड ओजोन कहोगे या बैड ओजोन? लिख लो गुड ओजोन, और ब्रैकेट में लिख लेना प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट। यूवी लाइट से ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। अगली लाइन में लिखना at normal temperature, at normal temperature and pressure, thickness of at normal temperature and pressure, thickness of ozone layer, एरो बनाकर सामने लिखेंगे 3 mm, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, एरो बनाकर सामने लिखेंगे 3 mm। अगली लाइन में लिखना 8 पोल्स, 8 पोल्स। पोल्स पर पूछा जाए कितनी थिकनेस होती है तो आप लिखना 4 mm, पोल्स पर 4 mm। कंपेरेटिवली पोल्स पर थिकनेस ज्यादा है क्योंकि वहां पर लाइट अवेलेबिलिटी कम होती है। अब एक नोट लिखना नीचे, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट
एरो बनाकर सामने लिख लो, DOBSON, डॉप्सन। यानी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है इसका मेजरमेंट आप डॉप्सन यूनिट में करते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट डॉप्सन होती है, उसे आप mm में भी मेजर कर सकते हैं, जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, ठीक है। और यहां लिख लो नीट, DOBSON, डॉप्सन, नीट 2021। यही पूछा गया था कि डॉप्सन यूनिट किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। आंसर गया था ओजोन, ओजोन का मेजरमेंट होता है। तो कितना आसान पूछा गया। हाँ, आप डॉप्सन को पीपीबी में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। 1 डॉप्सन इक्वल टू 1 पीपीबी होता है। फिर उधर आगे कंटिन्यू आप कन्वर्जन करके तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब जिससे पूछा जाएगा उसी को आंसर देना है। खड़े होना। मैंने आपको जब लाइट के बारे में पढ़ाया था उस दौरान यूवी के टाइप्स बताए थे जिससे पूछा जा रहा है। बताओ यूवी लाइट के कितने टाइप थे और कौन कौन से थे? कौन कौन से थे और कितने थे? वेरी गुड। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है सभी आंसर दे रहे हैं। बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ, यूवी गामा, ये तो गामा तो अलग हो गई ना, यूवी का पार्ट थोड़ी ना है। आप बताओ लास्ट। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, वेरी गुड। इधर लास्ट नहीं पता? आप बताओ बेटा। नहीं पता? आप इधर लास्ट खड़े हो, नहीं पता? हाँ, आप बता दो। पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आता। आप बताओ। बीटा, आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, यही तो 3 टाइप थे। अल्फा बीटा गामा नहीं, ए बी सी। और बता दो कौन सी यूवी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी? मैं पूछ रहा हूं कौन सी यूवी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी? ए की। यानी सी की सबसे कम। इसका मतलब सी की एनर्जी सबसे ज्यादा। इसका मतलब मोस्ट लिथल यूवीसी, मोस्ट लिथल यूवीसी। लेकिन यूवीसी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमने यूवीबी को ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा हार्मफुल माना था। और जिससे पूछा जाए, बैठो बेटा। जो स्टूडेंट खड़े हैं वो वाले मत बैठो, जिसने बता दिया था वो बैठेगा बस। यूवीबी की वजह से ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या नुकसान होता है बताया था मैंने, बताते जाओ वन बाय वन। जितने स्टूडेंट खड़े हैं इनमें से जिसे याद है वो स्टूडेंट खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए। बाकी पहले बैठो तो सही, जिन्हें याद नहीं है वो बैठ जाओ, और जिन्हें याद है वो खड़े रहे। अच्छा, एक ही स्टूडेंट को याद है बस। अच्छा, आप भी आधे बैठे हो, आधा ही याद है। बताओ। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था स्किन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, डीएनए डैमेज हो सकता है, म्यूटेशंस हो सकते हैं, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट बताया था। हाँ, तो इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ये फिर से पूछा जाएगा अगली क्लास में। 2 बार डिस्कस हो चुका, एक लाइव क्लास में एक आज, और अगली क्लास में फिर से पूछा जाएगा। और जिस स्टूडेंट से पूछा जाएगा उसको सारे बताने होंगे। ऐसा नहीं कि 3-4 स्टूडेंट ने मिलके बता दिया, नहीं, एक ही स्टूडेंट को सारे बताने होंगे, क्योंकि तीसरी बार हम उसको पूछेंगे। और अगर नहीं बता पाया तो कुछ ना कुछ सजा उसको जरूर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, चलो बेटा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।